ओके चलो कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, ठीक है। तो रैंडम पिक्स है, ओके प्रिया समझ में आया ना? रैंडम पिक्स है, कुछ वेरियस काइंड्स ऑफ चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस एंड आंसर शीट्स मैं आपको शेयर कर लूंगा, जिनके पास है उनको पता चल ही जाएगा। तो आप एक बार देख लो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस के साथ साथ उसका आंसर्स को भी मैं आपके साथ रीड भी करूंगा, और उसको किस किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए वो भी आपको समझ में आएगा। তো বিশাল বোঝা যাচ্ছে না কি করতে চাচ্ছি? বিজনেস লয়ের বিভিন্ন কোশ্চেন আনসার ডিসকাশনস করছি, ঠিক আছে? বিশাল বুঝতে পেরেছিস? यस सर। ओके ओके चलो। क्या हुआ, म्यूट नहीं हो रहा है क्या? ओके ठीक है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया? यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। अच्छा मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं किया, वही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। अभी स्क्रीन शेयर है ना सबको? स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर। ओके ठीक है सर। ठीक है। अच्छा देखो, ये आपका जो सवाल है, तो पहला सवाल आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली बोरोड ₹1,50,000। ध्यान से सुनना। और फिर फ्रॉम ए, एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली बोरो करना मतलब क्या होता है सर? लोन लेना बेसिकली, ठीक है। तो ए से लोन लिया है तीनों मिलके, एक्स ने, वाई ने एंड जेड ने, ये तीनों ने मिलके ए से लोन लिया है, बोरो किया है। द होल अमाउंट वाज रिपेड टू ए बाय वाई, ठीक है। एक्स वाई जेड ने लिया, बट द पूरा का पूरा जो अमाउंट है इसको रीपे करने के बारे में किसके नाम लिया गया है? ठीक है, ये वाई का नाम लिया जा रहा है कि भाई वाई रीपे करेगा। Decide in the light of the Indian Contract Act 1872, ठीक है, whether Y can recover the contribution from X and Z। मतलब ये जो Y से मांगा जा रहा है पूरा का पूरा पैसा, मतलब सबको क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि Y ही पूरा पैसा A को पे करेगा। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको, क्या Y जो होल अमाउंट पेमेंट करने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जा रहा है, तो क्या X और Z से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स। क्या एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो अगर एक्स का किसी कारण से डेथ हो जाते हैं, तो क्या वो लायबल है ये अमाउंट पे करने के लिए? मतलब अगर वाई से वाई रिकवर करता है, तो क्या एक्स का रिप्रेजेंटेटिव को वाई को पेमेंट करना चाहिए? एंड आपको थर्ड क्वेश्चन पूछता है, वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द एसेट इन केस जेड बिकम इंसॉल्वेंट। Y can recover the contributions from the asset in case Z becomes insolvent। अगर Z insolvent हो जाते हैं तो क्या Y रिकवर कर सकता है? तो आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का गजब गजब 3 क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर जितना आपको देख के लग रहा है, इसका गजब आंसर भी बहुत सिंपल है। केस स्टडीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लग रहा है आपको, बट बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। तो आप देखना आंसर कैसे होगा इसका। सब कुछ आपने पढ़ चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशंस किए हैं। ऐसे तो हर लॉ का शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि बेस्ट लॉ का चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब बेस्ट इसलिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 requires that when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears from the contract, all such persons jointly must fulfill the promise। जब दो से ज्यादा लोग एक साथ किसी पर्टिकुलर मैटर पे जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं, देन अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशंस, अगर कोई अलग बात स्पेशली ना कहा गया हो, तो फिर ऑल सच पर्संस जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर्स। In case of death of all promisers, the representative of all jointly must fulfill the promise। ये सब पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके थे, तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब सिंपल कह रहा है कि अगर उनमें से किसी एक का डेथ हो जाते हैं, तो जिसका, जब जैसे मानो कि हमारे एग्जांपल्स में क्या है, एक्स वाई जेड है ना,
पे किसको करना है, ए को करना है। तो अगर एक्स वाई जेड में एक्स को डेथ किया था यहाँ पर क्वेश्चंस पे, अगर एक्स का डेथ हो जाते हैं तो एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक्स का डेथ हो गया तो एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बाकी वाई और जेड के साथ मिलके ए को पे करेगा। अगर सबका एक्स वाई जेड तीनों का डेथ हो जाते हैं तो तीनों का जो रिप्रेजेंटेटिव है, तीनों का रिप्रेजेंटेटिव, तीनों का डेथ हो गया, तीनों का तीनों मर चुके, तो तीनों का तीनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा का पूरा अमाउंट ए को पे करेगा। ये आपका क्या कहते हैं सर, सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ये। अब सेक्शन 43 कहता है ऑल्सो 43 अलाउज द प्रोमिसी टू सीक परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। The liability of the joint promisor has thus been made not only joint but joint and several. Section 43 provides that in the absence of express agreement, अगर agreement में as such कुछ कहा ना हो, to the contrary, the promise may compel or one or more of the joint promisor to perform the whole of the promise. Section 43 फिर कहते हैं deals with the contribution among joint promisor. The promisors may compel every joint promisor to contribute equally the performance of the promise unless a contrary intentions appear from the contract. मतलब जो promisers हैं, मतलब जिन्होंने प्रॉमिस किया था पेमेंट करने का, जैसे हमारे एग्जांपल्स में एक्स वाई जेड एंड एक वाई के ऊपर जिम्मेदारी दिया गया था कि वाई पे करेगा ए को, तो इंडेक्स केस क्या कह रहा है, द प्रोमिसर में कंपेल, कंपेल मतलब सर बाध्य करना, कंपेल का मतलब क्या होता है, किसी को किसी काम पे मतलब मैंडेटरी करना, एवरी जॉइंट प्रोमिसर, मतलब अगर वाई को दिया जा रहा है पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाई ले रहा है ना, तो वाई का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बाकी सबसे कंट्रीब्यूट ले, वो भी इक्वली। जैसे यहाँ पर 1.5 लाख का अमाउंट था ना, तो सबसे लेगा 1,50,000 का इक्वल जितना होता है, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशंस अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहता नहीं 1.5 लाख का पूरा अमाउंट आप एक से लेना 50,000, बट आप वाई से लेना 70,000, अगर ऐसा करके अलग से बोलता, इसलिए कहते हैं unless a contrary intentions appears from the contract, if any one of the joint promisors make default in such contributions, the remaining joint promisor must bear the loss. अगर किसी एक से कोई गलती हो जाए या फिर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बाकी लोगों को भुगतना पड़ेगा। जैसे सिंपल बात है, जैसे एक्स वाई जेड का कहानी है, अगर मानो एक्स का डेथ हो गया और या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव का वो पावर नहीं बन रहा है पेमेंट करने का, एक्स का डेथ हो गया और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक्स का डेथ होने के बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव का भी कुछ बन नहीं रहा है, तो इन दैट केस वाई और जेड मिलके पूरा का पूरा अमाउंट बियर करेगा। आप समझ पा रहे हो ना सर आप लोग? तो इसलिए कह रहा है इफ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशंस द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स, मतलब अगर एक्स से कुछ हो जाए तो वाई जेड मिलके मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। इक्वल शेयर्स मतलब इन दैट केस अगर एक्स का डेथ हो गया तो वाई और जेड मिलके 1.5 लाख का था ना, तो 75 के 75 करके दोनों के तरफ से पेमेंट देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हेलो हेलो सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर यहाँ से हम लोग दो चीज सीख रहे हैं, एक चीज कि क्वेश्चंस का आंसर्स क्या है वो तो देख ही रहे हैं, दूसरा चीज आपका लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से आंसर को एक प्रॉपर वे से पुट कर सकते हो। अब कोई बोलेगा सर क्या एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज यूज करना है? नहीं सर, एकदम एग्जैक्टली आपको लैंग्वेज यूज नहीं ना भी करोगे तो चलेगा, बट हाँ आप लॉ का लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। जहां पर डेफिनेशंस है या फिर लॉ में कुछ कहा गया है एक्ट में, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। मेन जो थीम है वो ठीक रखना पड़ेगा, सेक्शन जो है आपका उसको सही रखना पड़ेगा। जब आप सेक्शंस उठा के बात करोगे तो आपको बेहतर नंबर में मतलब मार्क्स में कैरी करेगा, मतलब आप ज्यादा जानकार हो, है ना, आप ज्यादा जानकार हो। जैसे आप टीवी में ऐड जरूर देखते होंगे कि आरबीआई का ऐड आता है, जानकार बने सतर्क रहे, है ना, तो एग्जैक्टली आप जितना जानकार बनेंगे, जितना सतर्क रहेंगे, आपका उतना ही अच्छा होगा। एग्जैक्टली एग्जाम में भी वही चीज, आप जितना जानकार रहेंगे, आप जितना सतर्क रहेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर। टीवी में ऐड देख रहे हो ना आप लोग? हेलो, अरे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच तो देख रहे हो, बीच बीच में ऐड तो आ रहा है। हाँ सर, देखा है। देखा है? कौन कौन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देख रहा है? कौन है यहाँ पर क्रिकेट फैन? कोई नहीं है? अरे तुम लोग कोई क्रिकेट नहीं देखते हो क्या, या आईपीएल देखते हो सिर्फ? अच्छा खेला देखी। अरे शाबाश, कितना देर बाद बोलता है हाँ हाँ सर खेला देखी, वाह बहुत अच्छा। आज ऑस्ट्रेलिया की করে জিতে গেল রে, এই হেরে গেল কি করে? আমি তো ভাবলাম অস্ট্রেলিয়া জিতে যাবে।
স্যার টি20 কখনো স্যার এখন দেখছি না। ভুলে গেছে। স্যার সাউন্ড আসছে না। अभी देखो तो साउंड है? हाँ हाँ सर। सर यस सर। ओके ओके ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द अबव सेक्शंस, जितना सारा अबव सेक्शंस मैंने आपके साथ डील किया इस पे मेनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872, ठीक है, 1872 ऑफ द एक्ट एंड उसके अंदर 42 सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। एक चीज मैं आपको कह दूं, जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब दो, अगर बाय चांस किसी के मन में आ रहा है सर अगर मेरा सेक्शंस में लिखते लिखते भूल गया तो क्या होगा, हो सकता है अगर आप सेक्शंस भूल जाते हो ना बाय चांस, तो गलत सेक्शन मत लिखना, डोंट राइट रॉन्ग सेक्शंस। अब इस 42 की जगह 45 मत लिख देना, अरे ऐसा ही कुछ था 40 से 40 45 ऐसा ही कुछ लग रहा था, नहीं नहीं ऐसा मत राइट डाउन करना। अगर आपने सेक्शंस भूल गया तो आप एक बहुत अच्छा दिमाग लगा सकते हो, इसमें हो सकता है आपके मार्क्स में थोड़ा सा असर पड़े अगर बाकी लोग अच्छा करता है तो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक चीज लिख सकते हो, रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या लिखोगे, इट्स अ बेटर वर्ड, रेलिवेंट सेक्शन। समझ पा रहे हो क्या बात मेरा? अगर आप सेक्शंस भूल जाते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने के टाइम पे अगर आप सेक्शंस गलत भूल जाते हो तो आप सेक्शंस गलत सेक्शंस राइट डाउन मत करना। हेलो सर, बात मेरा समझ में आ रहा है? ज्योति, पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, ज्योति का तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। और भी हो गया सर। और भी हो गया, ठीक है, कोशिश करो, धीरे धीरे करो, ज्यादा हेडेक लेके ना करो, ठीक है, चलो मैं तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ओके ठीक है, आराम से करो क्लास जितना कर सकते। ज्योति को टाइफाइड हुआ है फिर भी ज्योति क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा ज्योति, ठीक है। तो रेलिवेंट सेक्शंस, तो रेलिवेंट सेक्शंस आप समझ गए ना? अगर आपको सेक्शंस बाय चांस याद नहीं आता है, यू कैन राइट डाउन दिस वर्ड्स रेलिवेंट सेक्शंस, ठीक है, बट इसमें हो सकता है कि आपका मार्क्स कम हो जाए, इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट डाउन द राइट सेक्शंस, ठीक है, जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर। ओके चलो, तो अल्टीमेटली आंसर क्या था? As per the provisions, Y can recover the contributions from X and Z। आप शायद इतना देर से जब मैं provisions आपने इधर रीड किया तो आपको पता चल ही गया कि yes, Y can recover the contributions from X and Z because X, Y and Z are the joint promises. Second point, legal representative of X are liable to pay the contribution to Y. However, a legal representative is liable only to the extent of property of the deceased received by him. Please एक चीज ध्यान रखना, very very important point, VVIP point है ये, this is the VVIP point, प्लीज ध्यान रखना, किसी और क्वेश्चंस में किसी और तरीके से ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बट आपको चीज याद रखना चाहिए, पैटर्न मैटर याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट में ध्यान देना कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेथ हो गया था आपके सवाल में, याद है? आपके सवाल में एक्स को मारा दिया गया था। हेलो, देखो क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, इस क्वेश्चंस में एक्स का डेथ हो गया था और उसके बाद आपको क्वेश्चंस किया गया था कि कहाँ गया सर, ये दिस इज द एरिया, कहाँ एक्स का डेथ कहाँ दिखा रहा है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स, सवाल था आपके सामने, ठीक है, क्योंकि एक्स का डेथ हो गया था, तो अगर एक्स के डेथ हो गया है तो फिर क्या एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भर पाएगा? तो इस पे सवाल बोल रहा है कि एक्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, एक्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसको मानो कि एक्स से, सपोज एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम है बी, ओके, अब एक्स का प्रॉपर्टी का वैल्यू है 10 लाख, ठीक है, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो वाई के पास बाकी है, ये लायबिलिटी है 12 लाख का, लेकिन बी को जो प्रॉपर्टी मिला है वो कितने का है? 10 लाख का मिला है,
सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्स से बी को जो प्रॉपर्टी मिला है, द प्रॉपर्टी वैल्यू इज 10 लाख एंड द लायबिलिटी जो वाई के पास है, ये मैं अलग से बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। जो प्रॉपर्टी वाई के पास है, वाई को जो पेमेंट करना है वो है आपका 12 लाख का, ठीक है। तो सवाल ये है, तो क्या 10 लाख के प्रॉपर्टी के तहत, मतलब 10 लाख का प्रॉपर्टी बी को मिला, तो क्या 12 लाख का लायबिलिटी इज बी लायबल टू पे दी 12 लाख लायबिलिटीज? हेलो सर, आप सबको सवाल समझ में आया कि क्वेश्चंस क्या है? प्रिया, रोशनी, बताना। स्नेहाशीष, अरिजीत, समझ में आया ना क्वेश्चंस क्या है मौसमी? ओके, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि however a legal representative is liable only to the extent of the property of the deceased received by him. मतलब जिनका डेथ हो गया है, एक्स का डेथ हो गया है, एक से उसको जितने का प्रॉपर्टी मिला है, अगर 12 लाख का लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी 10 लाख का है, तो फिर 10 लाख तक ही वो लायबल रहेगा, वो 12 लाख के लिए लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया था। एंड लास्ट पॉइंट इज वाई ऑल्सो कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम जेड एसेट्स। हाँ, वाई ऑल्सो कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जेड एसेट। तो ऐसा कभी आंसर नहीं होगा स्नेहाशीष, प्लीज समझना कि तुम बस ऐसा लिख दी, यस वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम एक्स एंड जेड बिकॉज एक्स वाई जेड आर द जॉइंट प्रोमिसर्स। नहीं, आप सिर्फ इतना नहीं लिख सकते, legal representative of X are liable to pay the contribution to Y, however a legal representative is liable only to the extent of property of the deceased received by him। मतलब आप सिर्फ इतना सारा बात नहीं कह सकते, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग बेस जमाना पड़ेगा। अगर आप ये बेस नहीं दिखाओगे, बेस मतलब क्या है सर, किस प्रोविजंस के तहत आप बात कर रहे हो, ये प्रोविजंस आपको राइट डाउन करना पड़ेगा इन केस ऑफ सब्जेक्टिव एंड राइटिंग आंसर, ठीक है। तो प्लीज हमेशा याद रखना, आपका आंसर लिखने के तरीका में क्या होगा, जब भी आपको कोई पॉइंट प्रूव करना है इन लॉ, इन टैक्स, इस तरह का जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पहले प्रोविजंस लिखना पड़ता है, फिर जाके आपको इसका आंसर देना पड़ता है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना सब? देखो, हम लोग जब क्लास में डिस्कशंस करते थे पूरा का पूरा चैप्टर, तब भी आप लोग देखते थे कि हम लोग हमेशा प्रोविजंस पे ही जोड़ देते थे, बिकॉज प्रोविजंस में ही तो जोड़ देना है लॉ में, और है क्या, प्रोविजन ही तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलो दूसरा पॉइंट में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का समझ में तो एक आ गया, कॉन्ट्रैक्ट का एक पहलू था। एक दूसरा क्वेश्चन, PQR लिमिटेड, PQR प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, हाँ, is a company registered under the Companies Act 2013 with a paid up share capital of rupees 40 lakh and turnover of rupees 2.5 crore. Explain the meaning of this small company. Explain the meaning of this small company and examine whether the PQR Limited can avail the status of small company in accordance with the provisions of the Companies Act 2013. नॉर्मली 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का सवाल हो सकता है, ठीक है। ये फाउंडेशंस में भी ऐसा क्वेश्चंस आता है, और आपका सीएमए इंटर में भी ऐसा सवाल पूछा गया है, ठीक है। सीएस में भी पूछा गया है, कमर्शियल लॉ में। तो फिर आप ध्यान रखना इस तरह का सवाल को कि पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 40 लाख एंड टर्नओवर है इसका 2.5 करोड़। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, आपको स्मॉल कंपनी का मतलब पूछा है, एंड एग्जामिन whether the PQR private limited can avail the status of small company in accordance with the provisions। चलो देख लेते हैं कैसे आपको जवाब देना है, how you can write down the answer। okay, तो एकदम सेक्शन वाइज लिखना है। ऐसा क्वेश्चंस में तो सेक्शन नहीं लिखोगे तो फिर मुश्किल है, ऐसा क्वेश्चंस में आपको सेक्शंस लिखना ही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, है ना, यही तो लिखा हुआ है किताब में भी, आपके मैट में भी जब देखो तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मींस अदर देन ए पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है वही स्मॉल कंपनी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होता। लेकिन हाँ, स्मॉल कंपनी बनाने के पीछे आपका कुछ और भी पॉइंट्स होना चाहिए, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच डज नॉट एक्सिट 50 लाख, आपका पेड अप कैपिटल जो है ना वो 50 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा नहीं, और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ तो कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए और 50 लाख से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर प्रेस्क्राइब किया गया है तो 10 करोड़ तक को भी स्मॉल कंपनी माना जा सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट नॉर्मली 50 लाख रुपए से ज्यादा भी कैपिटल हो, पेड अप शेयर कैपिटल अगर हो 50 लाख से ज्यादा और सच हायर अमाउंट अगर प्रेस्क्राइब किया जाता है तो मैक्सिमम 50 लाख एक्सटेंड करके 10 करोड़ तक लिया जा सकता है। ऐसा हम लोग पढ़ने के टाइम पे बहुत पढ़े थे। टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर does not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which may shall not more than 100 crore। मतलब यहाँ पर भी फिर से प्रॉफिट का जो एरिया है फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम प्रेस्क्राइब करके अगर एक्सटेंड किया जाए तो 100 करोड़ तक मैक्सिमम प्रॉफिट जा सकता है लास्ट फाइनेंस प्रीवियस ईयर में। मतलब अगर आप 2021 में किसी कंपनी का कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो आपको 1920 का हिसाब यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो हमारे इस केस में क्या हुआ है, हमारे इस केस में क्या हुआ है, आपको अगर फिर से मैं एक बार कैलकुलेशंस का एरिया दिखाऊं तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, एक बार देख लो फिर से क्वेश्चंस का एरिया कि ये कंपनी जो है इसका पेड अप शेयर कैपिटल तो बोला है 40 लाख का, टर्नओवर बोला है 2.5 करोड़ का, ठीक है, ये था इसका अमाउंट का एरिया। अब चलो देखते हैं इसको क्या आंसर देना चाहिए। नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडियरी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं बोला था। एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, मतलब क्या ये सेक्शन 8 कंपनी है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था। एंड पॉइंट सी, ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था। तो अगर ऐसा केसेस होता है ना तो फिर इन दैट केस वो अलग ही जवाब आएगा। लेकिन हमारे प्रेजेंट केस क्या बोला है, हमारा प्रेजेंट केस में PQR प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 with a paid up capital of rupees 40 lakh and having turnover of 2.5 crore, since only one criteria of share capital of 50 lakh is met but the second criteria of turnover 2 crore is not met, ठीक है। मतलब अप टू 50 लाख का कैपिटल चाहिए था, 40 लाख तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए था, ठीक है, हैविंग ए टर्नओवर 2.5 करोड़ जहां पर वो 2 करोड़ का होना चाहिए था, तो 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। एंड द प्रोविजंस रिक्वायर बोथ द क्राइटेरिया टू मीट इन ऑर्डर टू अवेल द स्टेटस ऑफ ए स्मॉल कंपनी, सो PQR लिमिटेड कैन नॉट अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। हेलो सर, आप लोगों को समझ में आया? प्रोविजंस क्या कहा था, 50 लाख तक का कैपिटल होना चाहिए, स्पेशल अगर कुछ केसेस है तो वो 10 करोड़ तक जा सकता है, बट हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल केसेस नहीं बोला है, ठीक है, किसी भी तरह का स्पेशल केसेस जैसे कि होल्डिंग कंपनी नहीं है, कोई सेक्शन 8 के बारे में भी नहीं बोला गया है, कोई स्पेशल एक्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। सिंपल बोला है कि अप टू 50 लाख तक का जो रूल था उसमें 40 लाख का फुलफिल कर रहा है। टर्नओवर 2 करोड़ बोला था जहां पर इसका टर्नओवर 2.5 करोड़ का हो गया है। ये 100 करोड़ तक जा सकता है, बट उसके बारे में कोई स्पेशल रीजन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है ना। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बताना प्लीज प्लीज मुझे कि ये कंपनी जो PQR है ये स्मॉल कंपनी नहीं है और क्यों नहीं है। हेलो सर, ये PQR स्मॉल कंपनी का जो रूल है उसको फुलफिल नहीं किया, क्लियर है या नहीं है, प्लीज टेल मी। हेलो, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बुझी सर, बुझे सर, वेरी गुड। तो अगेन आप फिर से एक बार देखो कि आप किस तरह से आपको जवाब देना है क्वेश्चंस का। ये सब तो हम लोग चैप्टर पढ़ने के टाइम पे भी बहुत बार मैंने बोला था कि प्रोविजंस लिखना है फिर प्रूफ करना है, प्रोविजंस लिखना है फिर प्रूफ करना है। तो फिर से वही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि यहाँ पर आपने पहले क्या लिखा, पहले आपने ये बताया कि भाई स्मॉल कंपनी होने के लिए क्या होना चाहिए। तो पहले आप प्रोविजंस को लिखो कि अगर एक स्मॉल कंपनी होना है, बनाना है, तो आपको क्या कंडीशंस फुलफिल करना है। तो उसके बाद आप देखो कि भाई कोई स्पेशल केसेस है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप वो भी लिख रही हो। ये मतलब ये दिस इज अ बेटर एरिया, मतलब ये और थोड़ा सा बेटर आप मैटर को एक्सप्लेन कर दिए इस पर्टिकुलर 3 पॉइंट में, ठीक है। मतलब क्या है ना, किसी होल्डिंग कंपनी हो सकता है ना जो बहुत बड़ा कंपनी है, उसके अंडर में कोई कंपनी है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका कैपिटल वगैरह मतलब ऑटोमेटिकली होल्डिंग के कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे कोई टाटा का कोई सब्सिडियरी, एक टाटा है, दूसरा कोई सब्सिडियरी है समथिंग XYZ लिमिटेड। तो अगर XYZ लिमिटेड का 40 लाख का कैपिटल है, ठीक है, हो सकता है
या फिर 2.5 करोड़ का उसका टर्नओवर जा रहा है या 2 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है, तो देखना पड़ेगा कि वो अगर टाटा का होल्डिंग सब्सिडरी है इसमें, तो टाटा का अगर इस पे 50% की ज्यादा शेयर होल्डिंग है, मोर देन 50%, तो फिर वो तो होल्डिंग हो गया ना। तो इन दैट केस में स्मॉल कंपनी तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज तो ऑलरेडी टाटा के होल्डिंग में है, तो वो कैसे स्मॉल कंपनी होगा। अब बात समझ रहे हो ना। सेक्शन 8 कंपनी तो प्रॉफिटेबल कंपनीज में भी नहीं आता, वो तो एनपीओ है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या सर? सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ, एनजीओ जो होते हैं वो सेक्शन 8 कंपनीज है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एरिया है, मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में बात किया था। एंड ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, अगर कोई स्पेशल एक्ट में होता तो उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली जैसे आपका डेफिनेशंस के साथ जैसा जैसा हुआ आप वैसे वैसे बोले, है ना, एकदम प्रूफ, जैसे थ्योरम प्रूफ करते थे, याद है बचपन में? अरे सर A इक्वल्स टू B है, B इक्वल्स टू C है, सो A नॉट इक्वल्स टू C, कुछ इस तरह से A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, या फिर आप ऐसे बोलते थे A इक्वल्स टू C है, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू मैंने क्यों बोला, अगर A इक्वल्स टू B है, B इक्वल्स टू C है, तो A इक्वल्स टू C है, काइंड ऑफ दैट। पहले प्रोविजंस बताना, फिर प्रोविजंस के ऊपर डिपेंड करके आपका जवाब आएगा। ओके ओके सर, समझ में आया? ठीक है सर। স্যার বলছি সেকশনটা কি কম্পালসারি লেখার? সেকশন দিলে ভালো হয়, বললাম প্রথমেই বলেছি আমি, সেকশন দিতে পারলে কম্পালসারি বলতে পারিস, बिकॉज लॉ में जो कुछ भी होता है वो एज पर सेक्शन होता है। ठीक है, तो किस सेक्शंस में बोला है इसके बारे में एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब ये इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन जरूर होता है कि भाई मेरा स्टूडेंट जो है वो इंडिया के वर्ल्ड में लीड करता है, चार्टर्ड वर्ल्ड में लीड करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस में आते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी कंपनीज में सबसे टॉप लेवल का माना जाता है। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए अगर आपको सेक्शंस नहीं पता होगा तो क्या नॉर्मल बीकॉम वाले को पता होगा या प्लेन एमबीए वाले को पता होगा? उनको नहीं पता होता है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड, सो क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है तो यू हैव टू राइट डाउन दिस, और उसी के ऊपर डिपेंड करके कॉम्पिटिशंस बढ़ जाते हैं। फिर कोई बोलेगा पासिंग परसेंटेज अच्छा नहीं है, मैंने तो लिखा था, अरे कोई पासिंग परसेंटेज का खेल नहीं है, यू हैव टू लर्न दिस द काइंड ऑफ थिंग्स इन डिटेल्स। मैं पहले भी बोलता था, फिर बता रहा हूँ। ओके सर, বুঝতে পেরেছি সরজিৎ আমি কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। ओके, चलो एक दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स दे आर। ठीक है, ये गुड्स का बात आ गया, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बात कर रहा हूं मैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, होलसेलर ऑफ कॉटन has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. ध्यान से सुनना। Point B, A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in his shop. T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year. ये अलग अलग गुड्स के बारे में बोला, तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं आप क्लासिफाई करो ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करके कि इसमें से किस टाइप ऑफ गुड्स कौन सा है, यू हैव टू क्लासिफाई दिस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ओके चलो मैं देखता हूँ कि इसके बारे में आप क्या बता सकते हो। तो सब चीज पढ़ चुके हो सर आप लोग, यही मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हो। तो चलो एक बार देखते हैं ये क्वेश्चंस जो है। A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown, so the goods are existing goods, है ना? He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. 50 बेल ऑफ कॉटन, बेल मतलब आप समझते हो वो जो धागा होता है, जो मतलब जिसपे कॉटन का जो पूरा का पूरा एक बंडल्स टाइप ऑफ, उसपे बंडल्स नहीं बोलते, बेल्स बोलते हैं। These bales were selected and set aside, साइड करके रखा हुआ है क्योंकि आपका सेल हो चुका है। On selection the goods become as certain, जैसे ही आप 50 बेल्स 100 बेल से ले चुके हो, आउट ऑफ 100 आपके पास कितना बेल्स था ऑफ कॉटन था 100, जिसमें से आप जैसे ही 50 चुन लिए ना, तो ये जो हो गया ना ये एज सर्टेन हो गया। एज सर्टेन मतलब क्या सर, ये निश्चित हो गया कि भाई इसमें से कितना आपने सेल करने के लिए रेडी कर लिया। ऐसे तो देखो 100 का 100 ही आप सेलेबल है, आप बात समझ पा रहे हो, 100 का 100 ही तो सेलेबल है। प्रिया, रोशनी, बात समझ में आ रहा है ना?
100 बेल्स का है 100 ना? बेल्स ही तो सेलेबल है, बट 100 बेल्स ऑफ कॉटन में 50 जो है ना वो एसर्टेन हो गया कि भाई ये तो आपका सेल हो गया, दैट्स वाई आप इसको सेट असाइड कर दिए। तो ऑन सिलेक्शन द गुड्स बिकम एसर्टेन, इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ एसर्टेन गुड्स। ऐसा नहीं था क्वेश्चंस में कि भाई 100 बेल्स ऑफ कॉटन सेल करना है तो फिर वो अनएसर्टेन गुड्स हो जाता। एज द कॉटन बेल्स टू बी सोल्ड आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉटन बेल्स जब भी आपको सेल करना हो तो आइडेंटिफाई किया गया है और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करके एग्रीमेंट बनाया गया है, तो एग्रीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सारा का सारा चीज एकदम कंप्लीटेड है, दैट्स व्हाई इस तरह का गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एसर्टेन गुड्स बोलेंगे। अब लोग याद होगा आपको कि एसर्टेन अनएसर्टेन में हम लोग काफी सारा कुछ केस स्टडीज के साथ पढ़े थे। ओके, if A agrees to sell B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets, if A agrees to sell B, ये फिर से मैं क्वेश्चंस आपको दोहराता हूं, क्वेश्चंस फिर से आपको दोहराता हूं। A agrees to sell 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets, out of the lot of 100 packets lying in his shop, तो ये किस तरह का गुड्स माना जाएगा, ध्यान से देखो। A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in his shop. It is sale of existing but uncertain goods because it is not known which packet is to be delivered. हेलो सर, बात समझ पा रहे हो? ये पुराना पहला वाला जो केस था, दिस केस एंड दिस केस में फर्क है। ये केस जो है ना, पहला वाला जो केस था, इस केस के साथ इसका फर्क क्या है बता रहे हो? तो इसका पहला केस में ना जो कॉटन लेता है ना वो आइडेंटिफाई कर लेगा आके, तभी तो वो 50 बिल साइड असाइड करके गया है। सपोज मानो कि आप फैशन डिजाइनर हो, हेलो, आपको एक कॉटन दिखाता हूँ, चलो, एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉटन, ये मोगा में मिलता है, आसाम में बहुत ज्यादा मिलता है, मोगा सिल्क। कौन नाम सुने हो बताना प्लीज? मोगा ही बोलता है ना रे, रोशनी की बोले मुगा, है ना सॉरी, सर? ठीक बोले। मोगा, इट्स अ वेरी मोगा सिल्क। इसका जो मतलब ये ना वर्ल्ड का वन ऑफ द एक्सपेंसिव कॉटन है, मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द एक्सपेंसिव कॉटन, मतलब वर्ल्ड में जितना तरीका का कॉटन मिलता है उसमें से सबसे एक्सपेंसिव में से एक है, ठीक है? मतलब यही एक्सपेंसिव है ये बोलना सही नहीं रहेगा, बट ये जिस तरह का कॉटन से बनता है इट्स रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आप इस कपड़ा देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। हेलो सर, सर आपको कपड़ा का भी आइडिया है? नहीं सर, ऐसा कपड़ा का मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मूंगा सिल्क बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे इसका आइडिया है, और इससे जो कपड़ा बनता है और ये आसाम में मिलता है, ठीक है? आसाम मूंगा बोल के भी बोला जाता है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ आई थिंक रेशम वगैरह से मिलता है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। इस कपड़ा का दाम से भी आप कुछ आइडिया लगा सकते हो। इट्स 26,050 रुपीज का मूंगा तौसूर सिल्क हैंडलूम बनारसी साड़ी, ठीक है? तो सिर्फ साड़ी नहीं बेचना है मुझे, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब भी ये जिस तरह का कंपनीज है, ठीक है, मुगा सिल्क बेल, ठीक है, एक सेकंड देखते हैं बेल दिखता है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। मुगा सिल्क रॉ, नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो मैं आपको समझाता कि जो भी ये क्या है, ये मुगा सिल्क है, ये देखो ये है मुगा सिल्क। कोई बोल सकता है इसमें से साड़ी बन सकता है? जस्ट लुक एट दिस। हेलो सर, दिख रहा है आप लोगों को? ये रॉ मुगा सिल्क है। हेलो, तो ये जो है ना इसको यार्न कहते हैं, मतलब ये बेल्स कहते हैं, ठीक है? तो ये पहले से सिलेक्ट कर लेगा वो जो 50 बेल यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस में देख रहे हैं। हाँ सर, चलो समझ में आया आप लोगों को। तो बेसिकली बट इस केस में, सेकेंड केस में, ये जो 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन हिज शॉप, इट इज अ सेल ऑफ एग्जिस्टिंग बट अनसर्टेन। मतलब कौन सा शुगर पैकेट वो लेना चाहता है, जो उसके पास ऑलरेडी 100 पैकेट्स है, बट उसमें से कौन सा लेगा वो अभी तक तय नहीं हुआ, ठीक है? वो बोला है कि करेगा, ठीक है? इट इज नॉट नोन व्हिच इज टू बी डिलीवर्ड, तो इसलिए ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स तो है बट अनसर्टेन गुड्स है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट था टी एग्रीज टू सेल all the apples which will be produced in his garden this year, ठीक है? So T agrees to sell is all the apples which will be produced in his garden this year. It is contract of sale of future goods, है ना?
जो एप्पल प्रोड्यूस होगा वो सेल करना है, तो ये फ्यूचर गुड्स है एंड अमाउंटिंग टू एग्रीमेंट टू सेल, नॉट दी ये एग्रीमेंट टू सेल है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल्स डिफरेंस बताया था, तो ये एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल्स है एंड ये फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल है। सर क्लियर है ये पॉइंट्स? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये जो 3 तरह का गुड्स है, क्या समझ में आया? आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए? क्या समझ में आ रहा है कि आपको कैसे जवाब देना है और कितना लॉजिकल तरीके से आपको हमेशा, जैसे कि मैं रोज बताता था फिर बता रहा हूँ, ऑलवेज थिंक लॉजिकली, ऑलवेज राइट लॉजिकली। जितना पेशेंसफुली लॉजिकली लिखोगे उतना ज्यादा आपका आंसर होगा। नॉर्मल पर एग्जाम जैसे आप लिखते थे, अब नॉर्मल एग्जाम की तरह ही समझना, ज्यादा टफ नहीं समझना है, बट क्या है ना, थोड़ा तो स्पेशलिटी, थोड़ा तो 4 चांद लगाना चाहिए आपको, आपका लिखने के तरीके में, आपका बोलने के ढंग पे कुछ ऑब्वियसली कुछ तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए और एकदम फैक्ट वाइज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? टू दी पॉइंट होना चाहिए एंड फैक्ट वाइज होना चाहिए। ओके सर, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्वेश्चंस तो पहले पढ़ लो सर। An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. Also discuss the effort of anticipatory breach on contract. ठीक है, तो ये भी बहुत ही गजब का एक पॉइंट है। और फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एलएलपी से है। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप। ठीक है, तो पहले हम लोग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर एलएलपी में बात करते हैं। मैं आपको बोला था कि आज रैंडम क्वेश्चंस पे डिस्कशंस करेंगे और वो भी अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर भी एक ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स को टच करते हुए चल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला बात है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आप लोग भूल गए हो। ठीक है, तो अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का बात किया था, उससे पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, when the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived, it is called anticipatory breach। मतलब ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था, पर तोड़ने से मतलब जिस पर्टिकुलर डेट में आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना था, उससे पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट जाके तोड़ रहे हो कि नहीं नहीं हमसे ये वाला बात नहीं होगा। The law is regarded has very well summed up in Frost versus Knight and Hoster versus Delatour। ये दोनों केस था, इस दोनों केस में ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, स्पेशली एंटीसिपेटरी ब्रीच का कहानी ज्यादा डिटेल्स में बोला गया था। इसलिए देखो यहाँ पर जिस केस में ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया गया था, बस आपको क्या करना चाहिए ना, बेटर रिजल्ट्स के लिए, बेटर अच्छा पॉइंट आउट करने के लिए यू हैव टू राइट डाउन दिस केसेस। ठीक है, अगर एक भी याद है तो आप एक ही बताओ, अगर दोनों याद है तो दोनों बताओ। इस केस में देखा गया था कि एंटीसिपेटरी ब्रीच बहुत अच्छे से समझा गया था। तो फिर से मैं आपको समझा रहा हूं एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है। कि सपोज किसी ने आपको बोला था कि भाई 25th ऑफ दिसंबर, क्रिसमस के दिन 25th ऑफ दिसंबर आप लोग पार्टी करोगे। ठीक है, तो पार्टी में क्या चाहिए सर? सर बहुत कुछ चाहिए होता है, बट मैं सर केक ले रहा हूं जो 25th का सबसे बेस्ट चीज है। तो आपने किसी को बोला था कि भाई मुझे 25th ऑफ दिसंबर में, आज 4th ऑफ दिसंबर है, 25th ऑफ दिसंबर में आपको 100 केक चाहिए। ठीक है, 100 केक चाहिए आपको, तो आप किसी केक कंपनी के साथ आपने डील किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया। बट आज 4 तारीख है ना, सपोज वो 10th ऑफ दिसंबर में आके आपको बोलता है कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, हम आपको नहीं दे सकते। तो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, ड्यू डेट आने से पहले ही, जिस पर्टिकुलर डेट में आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का वादा किया था दोनों ने, आपने और उस केक कंपनी ने, उससे पहले ही आप बता रहे हो कि भाई हमसे नहीं होगा, एक बंदा आके आपसे ब्रीच कर रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या है, इसमें भी हम लोगों ने काफी डिटेल्स में बात किया था। अब एक चीज देख रहे हो कि आपका लिखने का तरीके में वही आ रहा है जो आपने पढ़ के आया। ठीक है, ऐसा नहीं, बस आपको ना थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या किस तरह से लिखना है। ठीक है, दैट्स वाई तो मैंने ये क्वेश्चन क्लास रखा कि ताकि आपको मैं बस एक बार लास्ट मिनट बता दूं फिर से कि कैसे लिखना होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, द प्रॉमिस इज एक्सिक्यूट्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर परफॉर्मेंस, फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शंस। एक प्रॉमिस इसीलिए किया जाता है, जो प्रॉमिसी है इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फॉर फर्दर परफॉर्मेंस। तो क्या है, टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड इट एंड सू द अदर पार्टी।
मान लो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मेरा रिसाइंडेड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, या फिर आप उसको सू कर दो उसमें, और केस सू कर दोगे तो डैमेज क्लेम करो फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ड्यू डेट आने से पहले, मतलब जैसे कि आपको याद है कि आप आज 4 तारीख को 4th ऑफ दिसंबर में आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, 25 दिसंबर को आपका कॉन्ट्रैक्ट का डेट कंप्लीट होने का है, लेकिन 10th ऑफ दिसंबर में आके वो आपको ब्रीच कर रहा है। तो दो चीज हो सकता है, या तो आप वेट कर लो कि भाई ठीक है अभी ना बोला है, आप फिर से उसको टाइम दे रहे हो, अच्छा ठीक है आज तो 10 तारीख है, देखो ना ट्राई करके हो जाएगा, फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है देखते हैं, ठीक है। अगर मानो कि 25 तारीख तक वेट करने के बाद भी ब्रीच वही हुआ है, तो दो चीज हो सकता है, या तो आप मतलब पहला बात कि आप 25 तारीख के लिए वेट मत करो, क्योंकि वो 10 तारीख में आके आपको ब्रीच किया, क्योंकि आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपसे वादा किया था, उसके ऊपर डिपेंड करके आपने पार्टी भी रख लिया था, और नया कोई आपसे न्यू ऑर्डर लेने के लिए रेडी भी नहीं है। आप बात समझ रहे हो, क्योंकि उन्होंने 100 केक्स का ऑर्डर लिया था तभी तो आपने पार्टी रखा था। अब क्योंकि वो मतलब अभी कंपनी अचानक से आके केक कंपनी, मतलब जो केक कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर केक बनता है, बेकरी, तो बेकरी अचानक से आके आपके बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो आप उन पे केस कर सकते हो, जो भी लॉस आपका होगा उसके ऊपर आप केस कोर्ट में केस शू कर सकते हो। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन से, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में बात जाएगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका हम लोग डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर्ट इसको डिटेल्स जांच करेगा, इस पे डिटेल्स जो भी इन्वेस्टिगेशन से देखेगा कि अचानक से बेकरी क्यों ना किया, या फिर क्या सही टाइम था जिन्होंने ऑर्डर किया था, एवरीथिंग विल बी देखा जाएगा, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। तो ये हम या आप नहीं कह सकते कि कोर्ट को क्या कहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही मे इलेक्ट नॉट टू रिसाइन बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। वही बात मैं जो आपको बोल रहा था कि आप ये ट्रीट करो कि 4 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 तारीख में वो ब्रीच किया, बट आप वेट कर रहे हो कि नहीं नहीं कि 25 तारीख तो मेरा आएगा तो उसमें मुझे मिलेगा। आप उनको बोला कि आप कोशिश करो ना हो जाएगा, फिर उसने आपको पक्का वादा तो नहीं किया पर बोला कि ठीक है हाँ देखते हैं, ठीक है। And wait for the time of performance and then hold the other party responsible for the consequence of non-performance। मतलब फिर से अगर उसने हाँ ही कह दिया था कि ठीक है हम दे देंगे, तो फिर आप उनको बोल सकते हो कि भाई फिर से नहीं दे पाए, बट इन दिस केस he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own, and the guilty party if he so decides on reconsideration may still perform his part of the contract। मतलब जिससे गलती हुआ है वो फिर से इसमें क्या कर सकते हैं ना, अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का उनको एक मौका मिल जाता है। मतलब अगर मानो जैसे कि पॉइंट एकदम बहुत सिंपल है कि उसको पहले वो 10 को आके ब्रीच कर रहा था, तो 10 को आके जब ब्रीच कर रहा था तो उसको पता ही था कि मैं अगर 10 को ब्रीच कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो पेनल्टी है, केस जो है वो होगा। तो यहाँ पर जो बेकरी है, बेकरी को एक फिर से चांस मिल जाता है कि 25 तारीख तक वो कम से कम काम को पूरा कर सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों को ही बेनिफिट है। इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन में स्टिल perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the impact of discharging the contract। कुछ supervening impossibility मतलब आपको लग रहा था नहीं होगा बट आप impossible को possible कर दिखाएं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा है आपका सेकेंड पॉइंट। तो इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच का सेकेंड पॉइंट था। एंड तो फिर आपको समझ में आया ना कि एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच और इसका इफेक्ट क्या होता है। हेलो सर, समझ में आया कि बताना प्लीज मुझे। सर एक्चुअली समझ में तो आ ही रहा है बिकॉज ये सब चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यस और नो सर, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या ये सारा का सारा चीज हम लोग पहले से नहीं पढ़े हुए हैं? हेलो तो फिर दूसरा सवाल में हम लोग पहुंचते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बोला था अलग अलग सवाल का डिस्कशन। अगेन एलएलपी, ठीक है। एलएलपी में क्या बात करें सर? एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership, है ना। एलएलपी और पार्टनरशिप के ऊपर मैंने आपको एक पूरा डिटेल्स बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म एंड पार्टनरशिप क्या किस तरह का बिजनेस करते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस है और जो पार्टनरशिप बिजनेस है इनमें क्या फर्क है। तो और एलएलपी आने के बाद पार्टनरशिप बिजनेस को ऐसा क्या बूस्ट मिला है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो सारा का सारा चीज लाया गया जो एक कंपनी को बेनिफिट मिलता है,
आप समझ रहे हो ना, या आप लोग जानते भी हो कि कंपनी में जैसे लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वही लिमिटेड लायबिलिटी में एक पार्टनरशिप बिजनेस को भी लाया जाए कि भाई कंपनी का लायबिलिटी कंपनी का लायबिलिटी, ओनर का लायबिलिटी ओनर का लायबिलिटी, मतलब कंपनी के लायबिलिटी में ओनर को लायबिलिटी नहीं आएगा, लायबिलिटी लिमिटेड होगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में भी जो 1930s का पार्टनरशिप का जो हमारा जो नॉर्मल पार्टनरशिप है वो कब का है, नॉर्मल पार्टनरशिप आपका 1932 का है। तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है और न्यू जो पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट आया है दैट इज 2008 का जो एक्ट है, 2008 का जो न्यू एलएलपी एक्ट है, इसमें न्यू चेंजेस यही लाया गया कि भाई पार्टनरशिप में पार्टनर को भी ना एक लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में लाया जाए ताकि लोग पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा अपने आप को मोटिवेट फील करे और लायबिलिटीज के ऊपर ना डर के वो लोग और बिजनेस बनाए। तो ये कॉन्सेप्ट को लाके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए 2008 में पार्टनरशिप बिजनेस को चेंज करके, मतलब चेंज नहीं, पुराना लॉ तो है ही, ठीक है, और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक न्यू टाइप ऑफ बिजनेस लाया गया 2008 में। अभी ये थोड़ा बहुत चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बूमिंग है ये पॉइंट्स। तो लिमिटेड लायबिलिटीज, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी, the agent of the LLP but not the other partner. Section 26 of the LLP Act 2008 ये बताते हैं the liability of the partners will be limited to their aggregate contribution in the LLP, ठीक जैसे कंपनी में होता है, लिमिटेड कंपनीज में आप लोग जानते हो, while the LLP itself will be liable for the full extent of its assets। मतलब पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है बट जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है उसको पूरा का पूरा लायबिलिटी देना पड़ेगा, ठीक जैसे कंपनी का लायबिलिटी मैंने आपको बोला ना, अगर कंपनी का कहीं पे लायबिलिटी है तो वो कंपनी का है, मतलब उस पर कंपनी का एसेट्स लिया जाएगा, लेकिन उसमें जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, उनका पर्सनल एसेट में कभी हाथ नहीं लगता है। एग्जैक्टली एलएलपी में भी वही चीज आया कि अगर कहीं पर भी पार्टनरशिप फार्म का कोई लायबिलिटी है तो उसमें पार्टनर को आगे चार्ज नहीं किया जाएगा, पार्टनरशिप फार्म का जो भी एसेट्स है उस पे चार्ज किया जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी में एकदम हाथ ना लगाओ, जितना लिमिटेड उसका बोला गया है उतना ही लगाओ। तो ये एक क्या हो गया ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया पार्टनरशिप में। The LLP allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement. The LLP form enables entrepreneurs, new business form करना है ना, professionals and enterprises providing services for any kind of engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements। मतलब अपने अपने हिसाब से वो बिजनेस बना रहे हैं ताकि इजीली बिजनेस फॉर्म हो जाए। owing the flexibility in the structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital। ऐसे बिजनेस में जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, उनको भी बिजनेस, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, जो न्यू बिजनेस पे पैसा लगाना पसंद करते हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, दे आर कॉल्ड वीसीज। इनको प्यार से क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटल या वीसी। मतलब अगर आपका दिमाग में अच्छा आइडिया चल रहा है और अगर आप कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, आपका 3-4 मतलब फ्रेंड्स मिलके, और आपके आइडिया में अगर दम है तो आपको फंडिंग मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो फंडिंग मिलेगा तो जो फंडिंग करेगा उसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्टनरशिप बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटीज। और न्यू एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्राइज को बिल्डअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में ऐसा एक एक्ट बनाया था। तो जो एक्ट अभी बड़ा बोलबाला है इसका, अभी थोड़ा लॉकडाउन एंड कोविड के कारण थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है, बट आई एम वेरी श्योर कि जब से जैसे सब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए, से मोदी जी ने कहा है कि नेक्स्ट वीक में आई थिंक वैक्सीन का यूज चालू हो जाएगा। तो अगर ऐसा सच में हो तो आई थिंक 2022 के आसपास में जाके इंडिया में फिर से ये सब पॉइंट्स अगेन बूम करेगा और बूस्ट करेगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चंस भी समझ में आया कि एलएलपी क्या है, इसका अल्टरनेटिव इफेक्ट क्या है। आया ना सर समझ में? हाँ विशाल, बुझते बातचीत विशाल, प्रीति, বোঝা যাচ্ছে? विश्वजीत? है सर। ओके, है सर। यस सर। नेक्स्ट, और क्या सवाल में जवाब ले? ओके, और एक अच्छा क्वेश्चंस मिला है, सभी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप ऑफ दिखे, सब अलग अलग चैप्टर से जुड़ा हुआ है, बिकॉज ये एक टेस्ट पेपर है इसीलिए ठीक है, एक मॉक पेपर है। तो एक दूसरा सवाल क्या लिया जाए, ये वाला, मिसेस लूसी, ओके, व्हाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड टेकन केयर ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब एक पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है तो क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनता है ना सर, तो वही एग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट में ध्यान देना चाहिए, व्हाट आर दोस पॉइंट्स, एंड आल्सो गिव लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड, कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करो हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट का ध्यान रखना कि क्या क्या पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्मेशन करने के टाइम पे, चाहे आपका दोस्त के साथ बनाओ, किसी और के साथ बनाओ, तो लेकिन पॉइंट्स में अगर आपका सही तरह का पकड़ हो, तो अगर बाद में कभी कोई डिस्प्यूट हो ना, तो वो डिस्प्यूट से भी आराम से आप छुटकारा पा सकते हो। और ऐसे ही पार्टनरशिप में डिस्प्यूट तो हो ही जाता है, बट भगवान करे जितना कम होगा उतना अच्छा। ज्यादा डिस्प्यूट में ना क्या होता है ना, कुछ चीज बनता नहीं है, चीज को बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, तोड़ने में टाइम नहीं लगता। अच्छा, तो नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पहला बात, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में बी इन राइटिंग और फॉर्म वर्बली, ध्यान रखना। पार्टनरशिप बिजनेस या डीड आप राइटिंग पे भी बना सकते हो, वर्बली भी बना सकते हो, बट हाँ, the document in writing containing the various terms and conditions as to relationship of the partners to each other is called the partnership deed. Partnership deed should be drafted with care and be stamped according to the provision of the Stamp Act 1899. स्टैम्प होना चाहिए, स्टैम्प हम लोग होते हैं ना स्टैम्प पेपर, वही स्टैम्प पेपर जिसके लिए बना यूज किया जाता है, स्टैम्प एक्ट जो है वो 1899 बोला जाता है उसको, ठीक है। तो दिस इज द स्टैम्प देने से वो क्या होता है ना, वैलिडिटी मिलता है उसको। अच्छा, पार्टनरशिप कॉम्प्राइजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर पार्टनरशिप में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, the instrument of partnership must be in writing, stamped and registered under the registration act. registrations भी होना चाहिए, तो उसमें लिए registration act भी जरूरी है। अच्छा, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप डीड में डालना जरूरी है, ये सब आप लोग बचपन में अकाउंट्स करने के टाइम पे बहुत बार किए हो, इसलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। सर ऐसे नहीं लग रहा है क्या बच्चा वाला चीज पढ़ा रहे हो सर? हाँ सर, बच्चा वाला चीज भी कभी कभी ना हम लोग बहुत मिस्टेक करके आ जाते हैं, इसलिए मैं एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ। बच्चा वाला चीज ही है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम बचपन वाला चीज है। Profit sharing ratio of the partner, admissions and retirement of a partner, rates and interest on capital, drawings and loans, provisions for settlement of accounts in the case of dissolutions of the firm, provisions for salaries, commissions payable to the partners if any, provisions for expulsion of a partner in case of gross breach of duty or fraud। मतलब अगर पार्टनर्स को कभी एक्सपेल किया जाए अपने बिजनेस से, तो फिर उसमें वो ब्रीच करता है, कोई पार्टनर अगर किसी पार्टनर को धोखा देता है, तो भी उसका डिटेल्स भी लिखा रहता है कि भाई अगर ए बी सी पार्टनर है और बी अगर किसी भी तरह से धोखाधड़ी करता है सर पार्टनर के साथ, तो उसको कैसे एक्सपाल्शन किया जाता है, मतलब एक्सपेल कैसे किया जाएगा पार्टनरशिप में, वो भी आपको डिटेल्स पे लिखना चाहिए। तो दिस आर दी इंपॉर्टेंट एरियाज जिसमें ध्यान रखना चाहिए पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करने के लिए। मिस लूसी में ऐड और डिलीट एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये जितना सारा पॉइंट्स है इसके अकॉर्डिंगली लूसी जो है ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो उसको ठीक लगे, ठीक है सर। समझ में आया सर? पार्टनरशिप बिजनेस सर जानते हो आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही इजी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। इजी था ना? क्या मैं खुद ही इजी बोले जाता हूँ? हेलो, अरे इजी था कि नहीं सर? मेरा आवाज तो आ रहा है आप लोगों को? ओके। विकास, एक दूसरा सवाल देखो। विकास, उसका एज कितना है? 16 years, was studying in an engineering college. On 1st March 2019 he took a loan of rupees 2 lakh from Rahul for the payment of his college fee and agreed to pay by 30th May 2020. Vikas possesses assets worth rupees 15 lakh. On due date, Vikas fails to pay back the loan to Rahul. Rahul now wants to recover the loan from Vikas out of this asset. Decide whether Rahul would succeed referring to the provisions of Indian Contract Act 1872. As per Indian Contract Act 1872, क्या राहुल और विकास के बीच में जो भी हुआ है, क्या ये चीज कंप्लीट हो सकता है? फिर से मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, केस क्या है। विकास का एज है 16 साल, याद रखना 16 साल है तो फिर माइनर का केस आ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, अरे कोई कोई ना थोड़ा कम उम्र में क्रैक कर लेते हैं। ऑन 1st March 19 ही टूक ए लोन, 1st March 19 को उन्होंने लोन लिया।
1 मार्च 2019 को उन्होंने लोन लिया, वो भी लोन का क्या अमाउंट है 2 लाख राहुल से फॉर द पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फी, एंड एग्री किया कि 30 मई 2020 को वो लोन पे करेगा। ध्यान देखना कि लोन लिया 1 मार्च 2019 को, उस टाइम पे उसका एज है 16, ठीक है, 16 ईयर्स ऑफ एज है, पे करेगा 30 मई 2020, क्या तब भी वो 16 ही रह रहा है? ऑब्वियसली नहीं, 16 से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। बिकॉज पॉजेस एसेट्स, इसके पास 15 लाख का एसेट्स है इसका अपना, ठीक है, ऑन ड्यू डेट, मतलब जिस दिन वो ड्यू कर रहा है। Vikas fails to pay back the loan to Rahul. Rahul now wants to recover the loan from Vikas out of his asset. Decide whether Rahul would succeed referring on the provisions of the Indian Contract Act. चलो देखते हैं, बहुत लॉजिकल आंसर है इसका। तो ये सेक्शन 11 में कहा गया है। किसमें कहा गया है सर? सेक्शन 11 में कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ठीक है। माइनर के ऊपर हम लोग काफी डिस्कशंस किए थे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind, पागल नहीं होना चाहिए, and is not disqualified from contracting by any law, मतलब लॉ ने कहीं पर भी बोला नहीं कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, which he is subject, मतलब जिस पर्टिकुलर लॉ का वो सब्जेक्ट है। सर लॉ में हम सब सब्जेक्ट है, जानते हो ना, सब्जेक्ट मतलब विषय, ठीक है। लॉ में कोई इंसानियत नहीं काम करता, सब कुछ सब्जेक्टिव वाइज काम करता है, लॉ प्रूफ वाइज चलता है ना। A person who has completed the age of 18 years is a major and otherwise he will be treated as minor. Thus, Vikas, who is a minor, is incompetent to contract and any agreement with him is void. आपको पता होगा ये वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, है ना। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस था 1903 में। ये वाला केस से ये प्रूव हो गया था कि भाई 18 साल के नीचे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब सर कैंसिल है, आप लोग जानते हो। अब सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फिर से एक पॉइंट लाते हैं। सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट however prescribes the liability of a minor for the supply of things which are necessaries of life to him. It says that the minor is not personally liable to pay the price of necessaries supplied to him or money lent for this purpose. The supplier or lender will be entitled to claim the money or price of the goods or service which are necessary suited to his conditions of life, provided that the minor has a property. The liability of minor is only to the extent of the minor's property. Thus, according to the above provisions, Rahul will be entitled to recover the amount of loan given to Vikas for the payment of the college fees from the property of the minor. सर समझ में आया? माइनर के प्रॉपर्टी से दिया जा सकता है, और क्योंकि वो नेसेसरी अमाउंट पे किया था, कॉलेज का फीस नेसेसरीज में आते हैं, एजुकेशन का पर बात, एजुकेशन तो लोगों के लिए नेसेसिटीज है ना। तो क्योंकि आप किसी माइनर के पीछे नेसेसिटी अमाउंट खर्चा करते हो, और अगर माइनर का प्रॉपर्टी है, अगर है तो फिर प्रॉपर्टी से क्लेम किया जा सकता है। तो इन दैट केस विकास के पास ये पावर है कि विकास माइनर जो है अपना यहाँ पर राहुल की प्रॉपर्टी से, राहुल जो है वो दिया था लोन, राहुल विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू विकास। विकास से अमाउंट उठा सकते हैं, मतलब जो भी उसके प्रॉपर्टीज है, बिकॉज वो नेसेसिटीज पे खर्चा किया था, और नेसेसिटीज का खर्चा प्रॉपर्टी से लेने का हक है किसका? जिसने भी उसको हेल्प करेगा, जिसने भी उसको लोन देगा या जो भी करेगा। क्लियर है सर? ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, माइनर का सारा पॉइंट डिस्कस हुआ था। देखो सर, आई थिंक आप लोग पूरा का पूरा याद आ रहा है हर चीज, मुझे तो पूरा याद आ रहा है कि हम लोग क्लास में कैसे डिस्कस करते थे। तो ये पॉइंट क्लियर है ना साहब? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, मतलब एकदम रियल लाइफ केस बैठा सकते हो आप लोग, आज ही लॉयर बन जाओ आप लोग। मैं तो कहता हूँ अभी लॉयर बन जाओ, आपको हर चीज का समझ आ रहा है धीरे धीरे। ओके, छोटा मोटा लॉयर तो बन ही गए होंगे, अगर ठीक ठाक से प्यार से और मोहब्बत से सीखोगे तो छोटा मोटा लॉयर तो बन ही जाओगे। मोहब्बत करो सर, पढ़ाई को मोहब्बत करो, मोहब्बत बिना कुछ नहीं होगा सर। अब मोहब्बत का बात ना करो, तुम दिल टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, दिल नहीं टूटते सर। अच्छा एक पॉइंट देखो, नेमो दैट को नॉन हैबिट, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े थे। नेमो दैट को नॉन हैबिट, नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन। जो आपका नहीं है वो किसी और को आप नहीं दे सकते, याद है? नेमो दैट को नॉन हैबिट, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल पहले देख लेते हैं।
कि नेमो दैट कोन और हैबिट, इसका मतलब ही है नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन, स्टेट्स द केस इन व्हिच द रूल डज नॉट अप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ये जो केस है, स्टेट द केसेस इन व्हिच द रूल्स डज नॉट अप्लाई अंडर द प्रोविजन, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कुछ ऐसा प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करो जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स में, एक सेकेंड, हाँ, जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स में ये प्रूव करता है कि वहां पर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता, वहां पर ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट में हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता। बात समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा क्या पॉइंट है कि कहाँ कहाँ ऐसा केसेस है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो आपका नहीं आप किसी और को दे सकते हो। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्मली नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन, जो आपका नहीं आप किसी और को नहीं दे सकते, बट कुछ केसेस ऐसा है। तो देख लेते हैं भाई ऐसा क्या केसेस है, आपको पता भी है। एक्सेप्शंस टू द रूल नेमो दैट को नॉन हैबिट, तो इस टर्म का मतलब तो आपको पता चल ही गया, क्वेश्चंस में भी बता के रखा है। नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन, एक्सेप्शन टू द रूल एंड द केसेस इन व्हिच द रूल डज नॉट, मतलब आपको बेसिकली एक्सेप्शंस पूछा गया है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आर एनुमरेटेड। ओके, सेल बाय ए मर्केंटाइल एजेंट, सर एजेंट जो चीज बेचते हैं वो एजेंट का नहीं है ना सर। ये मियां मोरे का एजेंसी लेते हो और केक बेच रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी जिम का एजेंसी लेके उस जिम में आप जिम को चला रहे हो। तो कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एजेंट के थ्रू से, LIC का एजेंट ही देख लो आप, ठीक है, LIC किसी और का है बट एजेंट के थ्रू से आपको दिया जा रहा है। तो जो चीज आपका नहीं है वही चीज तो आप बेचते हो सर, एजेंट वही करता है ना। एजेंट क्या करता है, जो अपना नहीं है वही तो बेचते हैं। A sale made by a mercantile agent of the goods or document of title to goods would pass to a good title मतलब सही तरह का ownership आपको title देता है to the buyer in the following circumstances. If he was in possession of the goods or documents with the consent of the owner, if the sale was made by him when acting the ordinary course of business as a mercantile agent, if the buyer had acted in good faith, अगर buyer जो है वो good faith में act करते हैं, good faith मतलब सही विश्वास के साथ वो अगर एक्ट करते हैं कि जो भी करते हैं, एंड हैज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल, मतलब जिस टाइम पे वो सेल कर रहा है किसी और को, इस टाइम पे अगर कोई ऐसा नोटिस आ रहा है कि जिस नोटिस पे ऐसा लिखा होता है कि नहीं उसको सेल करने का अथॉरिटी नहीं है, प्रोविजन टू सेक्शन 27 में बता के रखा है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तो अगर ऐसा बोला गया है तो इन दैट केस वो नहीं कर सकता, बट अदरवाइज वो कर सकता है। ठीक है, तो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या है आप तो पता ही चल गया आपको, आप जानते भी थे कि मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of the goods। मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मर्केंटाइल एजेंट के बारे में इतना सारा पॉइंट में बात करते हैं। तो मर्केंटाइल एजेंट ओनरशिप ना होने के बावजूद भी वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है गुड्स का ओनरशिप। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, हाँ ये भी है, एक प्रोडक्ट का दोनों ओनर है, ठीक है, तो अगर दोनों ओनर में से एक ओनर है तो फिर वो बेच सकता है। इफ द वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स हैज द सोल पोजीशन ऑफ देम विद द परमिशन ऑफ द अदर्स। हाँ भाई, अगर मानो कि एक गुड्स है या एक प्रॉपर्टी है, अगर एक गुड्स का दो ओनर है, ए भी है बी भी है, ए एंड बी आर द जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स, अगर ए चाहे तो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है बट बी का परमिशन तो चाहिए ना। The property in the goods may be transferred to any person who buys them from such a joint owners in good faith and does not at any time of the contract of sale have noticed that the seller has no authority to sell। अगर बाई चांस कभी भी सेक्शन 28 कहता है कि अगर बीच में एनी टाइम बी अचानक से आके बोलते हैं नहीं नहीं ये बेच नहीं सकता, बी अचानक से टपका, वही बोलते हैं ना सर, वो क्या बोलते हैं, आसमान से टपका खजूर पे लटका, आसमान से टपका और खजूर पे लटका, और फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा और बी ए का एक साथ का प्रोडक्ट है, ये हम किसी को सेल नहीं करने देंगे, ए का कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर इन दैट केस में भी ये बंद हो सकता है। ठीक है, इन गुड फेथ एंड डज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यही वाला पॉइंट बता दे रहा है ना, डज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैव नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर voidable contract, a buyer would acquire a good title to the goods sold by him by seller who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of coercion, fraud,
misrepresentations or undue influence, provided that the contract had not been rescinded until the time of sale of sections 929. मतलब ये थर्ड पॉइंट आपको क्या कहता है कि ऐसा किसी से आप कोई गुड्स का सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशंस, मतलब वॉइडेबल है। सर आप लोगों को पता है वॉइडेबल क्या है? ये बोलते बोलते शायद मैं बहुत बार थक चुका हूं। वॉइडेबल क्या है? मतलब दो पार्टी है इसमें, एक पार्टी दूसरे को कोई फोर्स कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, तो क्वेश्चंस करके वो चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है या फोर्स है या मिसरिप्रेजेंटेशन से, ये तो सब्जेक्ट टू प्रूव है। कोई बोलेगा अचानक से किसी के दुकान से कोई प्रोडक्ट लाया और बोलेगा नहीं मुझे जबरदस्ती सेल किया। अब जबरदस्ती है कि नहीं, क्वेश्चंस है कि नहीं, या मिसरिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, आपसे भी तो गलती हो सकता है, वो देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में ट्रांसफर हो सकता है, नो इशू इज देयर, बट तब तक के लिए जब तक ये चीज प्रूव ना हो जाता, इट हैज नॉट बीन रिसाइंडेड अंटिल द टाइम ऑफ सेल, जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाता तब तक ये केसेस, ये इसमें आपको पोजीशंस करने का मौका मिलेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज एक पार्टी एग्रीड होते हैं। याद रखना, जब दो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी एग्रीड होते हैं, मतलब जो क्लेम करते हैं कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है, मेरे को जो जबरदस्ती मेरे से प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, अगर ऐसा केसेस हो तो ऐसा केसेस में जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफर ओके, बट आज नहीं तो कल बात कोर्ट में है तो वॉइडेबल में है। Another point is sale by one who has already sold the goods but continue in positions thereof. If a person has sold goods but continues into positions of them, of the documents of the title of them, he may sell them to a third person, and if such person obtains the delivery thereof in good faith without notice of the previous sale, he would have good title to them. Although the property in the goods had passed to the first buyer earlier, a pledge or other depositions of the goods of documents of title by the seller or positions are quality equally valid. कुछ समझ में आया सर? Point number 4, sale by one who has already sold the goods but continues in positions thereof. मतलब किसी का मतलब कोई एक है जो गुड्स तो ऑलरेडी सेल कर दिया, तो has already sold the goods, बट बेच तो दिया बट स्टिल उसके पास उसका पोजीशंस है। ठीक है, मतलब ये केस क्या चल रहा है आपको यहाँ समझ में आ रहा है ना? आप इसको भूल ना जाना। None can give or transfer goods what he does not himself own. मतलब वो किसी और को पहले सेल कर दिया था बट अभी भी उसके पास उस गुड्स का टाइटल अभी भी है, तो वो सेल कर दिया था बट अभी भी गुड्स का टाइटल है, तो फिर से वो गुड्स को वापस लेके प्रीवियस सेल जो हुआ था उससे प्रीवियस टाइटल लेके फिर से सेल कर सकता है। ठीक है, टाइटल है अगर डॉक्यूमेंट्स है तो कर सकता है। ठीक है, ये भी चलेगा। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशंस बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर वेस्टेड इन हिम, मतलब ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है कि सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशंस बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, वेयर बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम हैज पास्ड टू हिम and he may sell, pledge or otherwise dispose the goods to third persons. मतलब समझ में आया कि सेल कर दिया बायर ने, obtaining positions before the party in the goods has vested in him, मतलब सेल करने से मतलब वो गुड्स उसका अभी तक हुआ नहीं है बट हाँ होगा। ठीक है, but the buyer with the consent of the seller obtain the positions, मतलब सेलर ने बताया कि हाँ क्या मैं पोजीशंस ले सकता हूँ, यस, बायर ने कह दिया सेलर को, तो बायर सेलर से कह के पोजीशंस ले लिया, the property in them has passed to him, he may sell, pledge और otherwise, मतलब अभी तक उसका ही पेमेंट नहीं हुआ लेकिन उस मतलब किसी को, मतलब सेलर को पेमेंट करने से पहले बायर फिर से किसी को सेल कर दिया। वही बोल रहा है यहाँ पर कि मतलब ऐसे होता है ना सर, हम किसी से कोई चीज उधारी में लेते हैं और फिर किसी और को उधारी में बेच देते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, किसी से आप उधार से लेते हो और फिर उधारी में ही बेच देते हो, तो अब तक आप मतलब जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक तो सेल कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा ही माना जाता है। बट होता है ऐसा बिजनेस में, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशंस बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, मतलब उसके पास वो गुड्स आने से पहले वो किसी और को ही वो गुड्स बेच दिया। सर क्लियर हो रहा है ना आप सबको? प्लीज बताना। हाँ नेसिस বুঝতে পারা যাচ্ছে তো? প্রিয়া, জ্যোতি, রশনি বোঝা যাচ্ছে কি না যাচ্ছে না? हाँ सर क्लियर है। इसी तरह से पढ़ना है सर, तभी जाके आप लोग जवाब कर भी खुद से भी पढ़ पाओगे और जवाब लोगों मतलब क्वेश्चंस का आंसर भी देके आ पाओगे। ओके
यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि जैसे क्वेश्चन एक है मिसेस XYZ एंड एसोसिएट्स, ठीक है, ये एक पार्टनरशिप का है with XYZ and senior partners were engaged in the business of carpet manufacturing and exporting to foreign countries. On 25th of August 2018, they inducted Mr. G, an expert in the field of carpet manufacturing, as their partner. ठीक है. On 10th of January 2020, Mr. G was blamed for unauthorized activities and thus expelled from the partnership by approval of all other partners. ये मैं आपको कुछ ही देर पहले बोल रहा था. Examine whether the action of the partners were justified or not, and what should have the factors to be kept in mind prior expelling a partner. किसी पार्टनर को एक्सपेल करने से पहले क्या दिमाग में, मतलब क्या की चीज पॉइंट में रखना चाहिए फ्रॉम बाय द फर्म बाय अदर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, चलो देख ही लेते हैं. बात जब बन रहा है तो पॉइंट देखने में क्या बुराई है. तो ये रहा आपका एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर. सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर को एक्सपेल करने के बारे में क्या क्या कहते हैं, बस वही आपको रीड यहाँ लिखना है. ये पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट इन एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. द टेस्ट ऑफ गुड फेथ इज रिक्वायर्ड. गुड फेथ मतलब आप समझ रहे हो ना, सब चीज तो भरोसा में ठीक है ना. हम लोग ऐसे ही बातें बातों में बोलते हैं सभी अल्लाह भरोसे, सभी भगवान भरोसे, हम लोग बोलते हैं ना. एग्जैक्टली लॉ भी बोल रहे हैं गुड फेथ, ठीक है. मतलब सब चीज कहीं ना कहीं आपको एक गुड फेथ की तरह रखना पड़ेगा. अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स थ्री थिंग्स. द एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. जो भी एक्सपल्शन आप करो, एक्सपेल करो, उसको पार्टनरशिप के नजर से देखो. द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद नोटिस, ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. मतलब उनको भी उनका तरफदारी करने की जगह दो. मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा विचार नहीं होना चाहिए. इनको एक्सपेल करोगे ना, उनका भी तो सुनना है, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि भाई आपका क्या गलती है. अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आप गलत नहीं हो तो फिर आपको वो मौका मिलना चाहिए. इफ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड. अगर ये तीनों पॉइंट फुलफिल नहीं होता है तो इस तरह का एक्सपल्शन या एक्सपेल जो भी कर रहे हो आप, वो नल है मतलब जीरो है, वॉइड है मतलब बातिल है, कैंसिल है. ठीक है, तो ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अच्छा, फिर और पॉइंट्स पे क्या बताया गया था कि क्वेश्चंस क्या था, आपको फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं. पहला सवाल था सर, एग्जामिन वेदर एक्शन बाय द पार्टनर्स आर जस्टिफाइड और नॉट. ये था एक सवाल. एंड व्हाट शुड हैव द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड. तो देखो एक बार फिर से कि क्या क्या फैक्टर्स है और क्या जस्टिफाइबिलिटी है कि नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, action by the partners of Messrs. XYZ and associates of the partnership firm to expel Mr. G from the partnership was justified as he was expelled by approval of the other partners exercising the good faith to protect the interest of the partnership against the unauthorized activity charged against Mr. G. A proper notice and opportunity of being heard has to be given to Mr. G. Simple. जो तीनों पॉइंट था वो तीनों पॉइंट फुलफिल होगा तो नो प्रॉब्लम. क्या क्या फैक्टर्स दिमाग में रखना चाहिए. The power of expulsion must have been existed in a contract between the partner. मतलब the power of expulsion must have been existing in a contract between the partner. The power has been exercised by a majority of the partner and it has been exercised in good faith. बस वही तीनों चीज फिर से बता रहा है. ओके, तो आई थिंक आप लोग इतना देर से तो ये समझ ही रहे हो सर कि आपका पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा है. ओके, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक दो क्वेश्चन है. तो दो क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं एक बार, रैंडमली चेक कर लेते हैं. अगेन, A, who is an agent of the buyer, had obtained the goods from the railway authorities and loaded the goods on his truck. In the meantime, the railway authorities received a notice from B, the seller, for stopping the goods in transit. ये याद है, goods in transit का stoppage का बात हम लोगों ने पढ़ा था. Stopping the goods in transit as the buyer has become insolvent, because जो खरीदारी है, जो खरीदने वाला है वो insolvent हो चुका है, ये खबर मिला है. तो referring to the provision of the Sale of Goods Act 1930, decide whether the railway authorities can stop the goods in transit as instructed by the seller. ये रहा आपका सवाल.
एंड दूसरा एक सवाल किया है यहाँ पर, अच्छा चले पहले एक नंबर का सवाल का जवाब दे देते हैं, उसके बाद आपको मैं दूसरा सवाल में लेके चलूंगा। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, ठीक है। तो द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट मींस द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स आफ्टर द सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स, ठीक है। मतलब सेलर गुड्स को छोड़ दिया अपने गोडाउन से और ये बायर की तरफ जा रहा है, लेकिन बायर से पहले पहुंचने से पहले ही गुड्स को रोका जा रहा है। Thereafter the seller regains the position of the goods, मतलब अगर बायर से पहुंचने से पहले ही अगर सेलर बीच सड़क में गाड़ी को रोक लेता है तो मतलब बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि सेलर अपना पोजीशन अगेन रिगेन कर रहा है, ठीक है। गुड्स में अपना जो अधिकार है वो फिर से ले रहा है। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एन अनपेड सेलर व्हेन ही हैज लॉस्ट हिज राइट ऑफ लियन ओवर द गुड्स। लियन का मतलब आप लोग जानते हो ना, अधिकार, ठीक है। द राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एन अनपेड सेलर, मतलब इसको पेमेंट नहीं हुआ ना, इसको पेमेंट नहीं हुआ, तो व्हेन ही हैज लॉस्ट हिज राइट और लियन ओवर द गुड्स बिकॉज़ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर for the purpose of taking the goods to the buyer, the right is available to the unpaid seller only when the buyer has become insolvent. The conditions necessary for exercising this right, क्या क्या conditions होना चाहिए? The buyer has not paid the total price to the seller. टोटल जो दाम है प्रोडक्ट का, सपोज 10 लाख का प्रोडक्ट था, 10 लाख में से 5 लाख दिया, 5 लाख नहीं दिया, स्टिल राइट है इसका। अगर पेमेंट कर चुका था, अगर मानो कि 10 लाख का पेमेंट बायर के तरफ से सेलर के पास पहुंच गया, हेलो, 10 लाख का पेमेंट बायर से सेलर के पास पहुंच गया, तो क्या फिर से सेलर का राइट है कि चाहे वो कितना भी इंस्टॉलमेंट बन जाए, तेरा पेमेंट तो मिल गया ना। हेलो, 10 लाख का पेमेंट है, 10 लाख का पेमेंट बायर कर दिया, मतलब ये एकदम वो क्या बोलते हैं सर, प्रीपेड डिलीवरी है। तो फिर वो कितना भी इंस्टॉलमेंट बन जाए मार्केट में, कोई भी खबर आ जाए, बैंक बोले तुम्हारा पेमेंट तो मिल गया ना, तो तुम तो अपना गुड्स दे दो भाई। अगर तुम फिर भी ऐसा बात करते हो मतलब ये तो बोका बोका बात हो गया ना, सिंपल पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है सर? The seller has delivered the goods to a carrier, thereby losing his right of lien. The buyer has become insolvent and the goods have not reached the buyer. They are in course of transit. Section 50, 51 and 52 के तहत. In the given case, A, who is an agent of the buyer, had obtained the goods from the railway authorities and loaded the goods on his truck. ठीक है. After this, the railway authorities received the notice from the seller B to stop the goods as the buyer has become insolvent. According to the Sale of Goods Act 1930, railway authorities cannot stop the goods because the goods are not in transit, and who has loaded the goods on his truck is his agent of the buyer. That means railway authorities have given the possession of the goods to the buyer. The transit comes to an end when the buyer or his agent takes the possession of the goods. मतलब आप समझ रहे हो, गुड्स ट्रक में लोड हो गया था, रेलवे की तरफ से वो गुड्स बायर के एजेंट के हाथ में पहुंच गया था। तो अगर बायर के एजेंट के हाथ में वो गुड्स एक बार लोड होके पहुंच गया तो अब रेलवे और कुछ नहीं कर सकता। आप बात समझ पा रहे हो सर? अब रेलवे और कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया सर? बड़ा लॉजिकल था ना आंसर? हेलो सर, क्वेश्चन का आंसर बड़ा लॉजिकल था कि नहीं था? लॉ है तो लॉजिक तो रहेगा, बिना लॉजिक का लॉ क्या? हेलो सर, प्लीज टेल मी, क्लियर है और नॉट? यस सर। यस सर, थैंक यू। ठीक है, वेट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुन लो एक बार। बहुत सारा चीज हम लोग रिवाइज भी कर ले पा रहे हैं इसके थ्रू से, और ये भी पता चल रहा है कि सर कैसे लिखना है। ओके, तो एक बार क्वेश्चंस रीड करो प्लीज, मेरे साथ साथ करो। सेकेंड क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउंड सिंडिकेट लिमिटेड, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउंड सिंडिकेट लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी, empowers the managing agents to borrow both short and long term loans. शॉर्ट टर्म लोन भी लेने के लिए बोल रहा है एजेंट को, और लॉन्ग टर्म भी लेने के लिए बोल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मिस्टर लिडल, the director of the company, approached Easy Finance Limited. Easy Finance बोल के एक कंपनी है, जैसे कि हमारे इंडिया में है ना मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ऐसे ही, ठीक है, या फिर कोई बजाज फाइनेंस टाइप, ऐसे जैसे इजी फाइनेंस लिमिटेड एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी है सर, इसको एनबीएफसी कहते हैं, जो बैंक नहीं है फिर भी लोन देते हैं,
उनको एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फॉर ए लोन ऑफ 25 लाख इन द नेम ऑफ द कंपनी. द लेंडर एग्रीड एंड प्रोवाइडेड द above said loan. Later on, Sound Syndicate Limited refused to repay the money borrowed on the pretext that no resolutions authorized such loan have been actually passed by the company, and the lender should have inquired about the same prior providing such loan. Hence, company not liable to pay such loan. Analyze the above situations in terms of the provisions of the doctrine of internal management under the Companies Act 2013 and examine whether the contention of the Sound Syndicate Limited is correct or not. सर आपको याद होगा कंपनीज एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ इंजीनियर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़े थे. अरिजीत देखे ना क्वेश्चन था. अरिजीत आशीष ओके. तो देखो एक बार कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंजीनियर मैनेजमेंट को किस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इंजीनियर मैनेजमेंट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, पर्सन डीलिंग with company need not inquire whether internal proceedings relating to the contract are followed correctly once they are satisfied that the transaction is in accordance with the memorandum and article of the associations. आपको याद होगा कंपनी का हर एक बात क्या कहता है सर? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन से उसका एमओए, ठीक है, और कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है वो है उसका एओए. तो जो भी कंपनी कहते हैं करते हैं वो अपने एमओए एओए के हिसाब से करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, पर्संस डीलिंग विद द कंपनी, जो भी कंपनी, जैसे यहाँ पर इजी फाइनेंस जो डील कर रहे हैं कंपनी के साथ, नीड नॉट रिक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉलोड करेक्टली वंस दे आर सेटिस्फाइड दैट द ट्रांजैक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अगर सब कुछ एमओए एओए के तहत हो रहा है तो स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी meeting was convened and held properly or whether necessary resolution was passed properly. They are entitled to take it for granted that the company had gone through all these proceedings in a regular manner. The doctrine helps protect external members from the company and states that the people are entitled to presume that internal proceedings are as per the documents. तुर्कवांड याद है सर, बताए थे हम लोगों ने वहां पर, that internal proceedings are as per documents submitted with the register of the companies. Thus, मतलब अंदर क्या चल रहा है ये बाहर वाले का देखने का चीज नहीं है. Thus, what happens internal to a company? कंपनी का इंटरनल में एजेंट के साथ उसका प्रिंसिपल का डायरेक्टर का क्या बात हुआ is not a matter of public knowledge. An outsider can only presume the intention of a company but do not know the information he or she is not privy to. If not for doctrine, the company could escape creditors by denying the authority of the officials to act in its behalf. In the given questions, Easy Finance Limited, being the external to the company, need not inquire whether the necessary resolution was passed properly. Even if the company claimed that no resolution authorizing the loan was passed, the company is bound to pay the loan to Easy Finance Limited. ये चीज के ऊपर हम लोग ऑलरेडी केस स्टडीज किया था डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट के ऊपर. कुछ बहुत सारा डॉक्ट्रिन हम लोगों ने पढ़ा था. डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, याद होगा आपको. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट में क्लैश भी होता था. तो आई थिंक वो सब पॉइंट्स आपको याद है, ठीक है. अगर याद नहीं है तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना. बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट के तौर से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा गजब का था और बहुत ही अच्छा नॉलेज एंड लॉजिक के साथ इसको आप यहाँ पर लिखा गया है. ओके, एंड दी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सब. कंपनी लॉ भी हम लोगों ने अगेन एक बार देख लिया. ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के डिस्कशंस का लास्ट क्वेश्चन है. प्लीज पेशेंस के साथ सुन लो. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, when does dissolutions of a partnership firm take place under the provision of the Indian Partnership Act 1932? जरूरी नहीं है, I don't think. Examine the following whether they are correct or incorrect along with reasons. A company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued, है ना? A company being an artificial person cannot own property and cannot be sued or be sued. A private limited company must have a minimum of 2 members while a public limited company must have at least 7 members. आपको इसके बारे में रीजंस के साथ करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है. तो चलो मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर ही देता हूं. इतना सारा चीज करे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस का भी जवाब ले लो, ठीक है. पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, पहला 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस है एंड लास्ट जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको लिखना पड़ेगा.
तो पहला बताया गया सर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो याद दिला दो आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। A contract may be absolute or contingent contract is said to be absolute when the promisor undertake to perform the contract in all events. A contingent contract, on the other hand, is a contract to do or not to do something. If some event collateral to some such contract does or does not happening, मतलब जो कुछ future event पे depend करते हैं, it is a contract in which the performance becomes due only upon the happening of some event which may or may not happen. जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख ही लेते हैं, और मैं अलग एग्जांपल्स आपको बोला था। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹10,000 इफ ही इज सिलेक्टेड, मतलब अगर बी सिलेक्टेड होगा तो हम उसको 10,000 देंगे। अरे भाई बी जीतेगा तभी ना देंगे। आज हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वोट था, याद है कि किसी को पता है क्या वोट का रिजल्ट आया है, या किसी को खबर है हैदराबाद का? किसी को खबर नहीं है? अरे सर खबर रखा करो। तो अगर कोई जीतेगा तो दिया जाएगा। जैसे मानो कि आपके घड़ी का, आपके मोबाइल फोन का वारंटी या गारंटी के बारे में जैसे बात होता है, वारंटी मेनली, गारंटी कुछ नहीं होता। आपके मोबाइल में वारंटी दिया गया है तो अगर मोबाइल खराब होगा फिर ना आपको मिलेगा वारंटी। हेलो प्लीज बताना, आप लोग हो या सो गए सर? इतना अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। मोबाइल खराब होगा तो ना आपको वारंटी मिलेगा, है सर, है ना? तो वो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर अगर आप प्रेसिडेंट चूज किया जाओगे तब जाके आपको 10,000 मिलेगा। तो लॉजिक के साथ जवाब दो ना सर, बड़ा इजी चीज है। कंटीजेंट चीज समझ जाओगे तो फिर आराम से लिख सकते हो। तो एग्जैक्टली कुछ सेक्शंस भी जहां जरूरी है वहां लिखो। अच्छा, तो द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है। देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जैसे कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वैसा कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें पेमेंट मिलेगा, हाँ भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस देश के साथ गद्दारी ना करना, ठीक है। हारोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है चलेगा, देश के साथ गद्दार नहीं करना है। मतलब नॉट टू डू समथिंग। अब तू आज बैट नहीं करेगा, मैं तुझे 1,00,000 रुपए देता हूँ, तो एग्जाम में नहीं बैठना, मैं तुझे 2,00,000 देता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई मना नहीं करता है आपको। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। मतलब कुछ चीज होने के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ ना होने के ऊपर। जैसे आपका वारंटी जो था, जैसे कि टूटेगा तो मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली नॉन हैपनिंग मतलब नहीं होगा तो मिलेगा, अगर नहीं टूटेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज अनसर्टेन। The event on which the performance is made to depend upon is an event collateral to the contract. It does not form the part of reciprocal promise which constitute the contract. That then the event should neither be performance of a promise or not the consideration of the promise. तो exactly ये था आपका contingent का कुछ points. The rules regarding the contingent contract, क्या क्या rule follow होना चाहिए एक बार खुद ही go through कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। Contingent contract dependent on the happening of an uncertain future cannot be enforced until the event has happened. If the event become impossible, such contract become void. Where contingent contract is to be performed if a particular event does not happening, performance can be enforced only when happening of an event becomes impossible. Section 33 कहता है, if a contract is contingent upon how a person will act an unspecified time, that event shall be considered to become impossible. When such person does anything which renders it impossible, that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. Section 34-35 कहते हैं, the contingent contract to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether or not the fact is known of the parties. अगर fact क्या है ही नहीं पता है तो फिर पूरा का पूरा केस void हो जाएगा। ऐसे ही to do or not to do है, उस पर fact भी नहीं पता तो void तो होना ही है। बस यही तो है सर। बस आपको मेनली जो चीज पढ़ना है उसी को पढ़ना है, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में बार बार क्लास में बात करते थे कि पढ़ा करो सर, पढ़ा करो। वही मैं आज फिर से बोल रहा हूँ कि डिटेल्स में पढ़ो तभी जाके जवाब दे पाओगे, ठीक है। अगर आप डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे तो आपसे जवाब देना कभी मुश्किल भी हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोलता था हर एक चैप्टर के नीचे नीचे क्वेश्चंस होता था, सबको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अच्छा, व्हाट डज रिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये मैं और नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, उल्टा मैं ये कर दे रहा हूँ कि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैनॉट सू और बी शूड। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, व्हाइल ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी का 2 होते हैं, पब्लिक का एटलीस्ट 7 होते हैं, तो सही बात है।
और ऊपर वाला क्वेश्चन, चलो दोनों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है और विद रीजन लिखना है। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स बताना है और करेक्ट इनकरेक्ट कैसे लिखना होगा। ऐसे नहीं कि करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसे नहीं करना है सर कि दिस इज करेक्ट, ऐसा नहीं लिखना है कि दिस इज करेक्ट। और करेक्ट इनकरेक्ट में अगर आपको रीजन पूछा है ना, तो अगर रीजन नहीं दोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। रीजन दोगे तभी मार्क्स, करेक्ट इनकरेक्ट सिर्फ लिख के आओगे तो भी नहीं मिलेगा। A company being an artificial person cannot own property, हाँ obviously, and cannot sue or be sued। अगर वो artificial है ये बात, cannot being an artificial person, a company being an artificial person cannot own property and cannot be sue or be sued, नहीं ऐसा बात नहीं, incorrect है। A company is an artificial person and is created by a process other than natural birth, इसको law जन्म देता है, इसको इंसान जन्म नहीं देता, इसको law जन्म देता है। It's a legal or judicial and it is created by law। It is a person since it is clothed with all the rights of an individual। ये एक artificial person है, इसलिए उसको वो सब कपड़ा पहनाया जाता है जो एक इंडिविजुअल को पहना जाता है। Further, the company being a separate legal entity can own property, having bank account, raise loans, incur liabilities and enter into contracts। Even members can contract with company, मतलब कंपनी का मेंबर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। अब रिलायंस का शेयर होल्ड करोगे तो रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका। एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी टू इट, इट कैन बी शू एंड बी शूड इन इट्स ओन नेम। याद है वो फेमस केस, क्या नाम था, अरे बताओ तो, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, याद है। इट कैन डू एवरीथिंग व्हिच मे नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट बी सेंट टू जेल, हाँ जेल नहीं भेज सकते, टेक एन ओथ, हाँ ये शपथ नहीं ले सकता, मैरी नहीं कर सकता और प्रैक्टिस ए लर्न प्रोफेशन नहीं कर सकता। हेंस इट इज ए लीगल पर्सन, इट इज ओन सेंस, इसका अपना सेंस है, इसके हिसाब से डिपेंड करके कंपनी का ये सब दिया गया है। जैसे इनकरेक्ट था तो उसका जवाब भी आपने दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर्स वाले पब्लिक, ऐसा सही बात है, करेक्ट है। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी सेक्शन 13, आपको अब बताना पड़ेगा क्यों सही है, कि सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी सेक्शन 13 डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। In the case of public company, any 7 or more persons can form a company for any lawful purpose by subscribing their names to memorandum and complying with the requirement of this act in respect of registration। In exactly the same, 2 or more persons can form a private company। ये तो आप लोग जानते ही हो सब कुछ, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लोग प्राइवेट कंपनी को बना सकते हैं। तो सर यही था मेनली आज का डिस्कशंस मेरा। तो इस डिस्कशंस के पीछे का मेन वजह क्या है आपको पता तो जरूर चल गया कि ऐसा डिस्कशंस हम लोगों ने क्यों किया। समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन आंसर का शीट मैं आपको शेयर कर देता हूं जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक बार एक काम करो सर, एक बार जरूर एक बार इसको गो थ्रू कर लो। अच्छा क्वेश्चंस था और ऐसा क्वेश्चंस आप अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से जाओ, क्वेश्चंस को करो, जो मैंने आपको शेयर किया था वहां से करो, या फिर आप इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर को डाउनलोड करो, वहां से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर मिले उसको डाउनलोड करो, वहां से करो, बट करो सर, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आपका क्वेश्चंस का आंसर लिखने का तरीका डेवलप होगा और आप अच्छे से जवाब भी दे पाओगे। और क्या समझ में आया ना सर कि कैसे आपको पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्लियर है सबको? प्लीज बताइएगा मुझे। হ্যাঁ স্যার। ওকে ক্লিয়ার তো স্নেহাশিস, যে ডাউট গুলো হচ্ছিল এবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো? পড়েছিস? একটা জিনিস খেয়াল করে দেখ, সব পড়া কিন্তু, কোনো কিছু কিন্তু পড়া না এরকম ছিল না। ছিল এরকম কিছু যেটা আমরা ডিসকাস করিনি? अरे না স্যার। वही बोलছি, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किए, सब कुछ हम लोग क्लास में पढ़े। बस आपका थोड़ा सा मेहनत है कि आप थोड़ा क्वेश्चंस को इंस्टीट्यूट के मैथ से जाओ, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के मैथ के पीछे दिया है उसको प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी जो भी मिले वहां से डाउनलोड करके करो, बट करो, ठीक है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दिया कि इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके ठीक है ना? হ্যাঁ স্যার। Okay, sir. ओके ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना प्लीज। स्नेहाशीष अरिजीत, स्नेहाशीष अरिजीत, निबिड़ नहीं है क्या? बाकी लोग जा सकते हो, स्नेहाशीष और अरिजीत थोड़ा वेट कर जाना है। सर ओके बाकी लोग जा सकते हो, थोड़ा स्नेहाशीष और अरिजीत थोड़ा रह जाओ। ओके टाटा टाटा राखी दादा। टाटा। बाय सर।
बाय सर। बाय 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 ज्योति।